सुधांशु जी देखिए, यहां पर आकर व्हाट्सएप की चर्चा नहीं करनी चाहिए, ये आप अपने भक्तों और ट्रोल पर छोड़ दीजिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है उसने सीधे तौर पे कहा है कोई रेडिएशन की लीक नहीं थी, तो आप पता नहीं किन लोगों को और यहां पे कोट कर रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में पूरे जोश से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की जहरीली लेकिन जरूरी डिबेट पर। दोस्तों, आज की डिबेट में जलेबी बाई ऑपरेशन सिंदूर पर सबूत मांगने की घिसी पिटी स्क्रिप्ट लेकर आई थी, लेकिन फिर क्या सुधांशु त्रिवेदी ने तर्क और तथ्यों से जलेबी बाई को ऐसा एक्सपोज किया कि वो बौखलाकर रह गई। वीडियो के लास्ट हिस्से में जबरदस्त क्लाइमैक्स है, बिल्कुल भी मिस मत करना। पिक्चर चालू करो बे। अमेरिका के आप लोग इशारों पे पल रहे हैं, आज हम अमेरिका को बोल नहीं पा रहे, इस तरह की बातें करनी बंद करिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी संप्रभुता पर यह प्रहार है और सरकार को बोलना पड़ेगा इस पर। इसके अलावा 1 महीना हो गया, उन आतंकियों को खोज निकालिए क्योंकि देश उनके सिर कटे देखना चाहता है। लोग तेरे को बताते तेरी माँ की। दोनों बातों का मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। पहली बात, जिन लोग आतंकवादियों ने यह कार्य किया उनको भी निश्चित रूप से अंजाम तक हमारे सुरक्षा बल पहुंचाने में सफल होंगे, मगर वो तो मोहरे हैं। हमने चाल चलने वालों के मरकज को ध्वस्त करके दिखाया है। यानी एक होता ना कि एक होता गैंग लीडर और एक होता उसका शार्प शूटर। अरे साहब, गैंग लीडर के गैंग ऑफिस के ऊपर बम्बार्डिंग करके दिखा दी यार। कोई बात नहीं, शार्प शूटर जहां भी बचा छुप रहा होगा उसको भी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब आता हूं ट्रंप वाले पे। केवल मैं फैक्ट सामने रखूंगा, आपके दर्शक अपने आप निर्णय ले सकते हैं। 9 और 10 तारीख की रात 2:30 बजे का बयान, जो इकबालिया बयान मैंने बता दिया कि शहबाज शरीफ ने कहा कि वहां पर मिसाइल बेस के ऊपर गिरी हैं। जस्ट पहले 9 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वैंस से उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से पूछा जाता है भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। उनका स्टेटमेंट है, दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस, आवर बिजनेस। तो 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया? गुड क्वेश्चन। अब वो टाइमलाइन समझिए। 2:30 बजे रात को उनके 10-11 एयर बेसेस के ऊपर मिसाइल गिरती है, जिसमें सबसे स्ट्रेटेजिक है नूर खान, उसके ऊपर बेस गिरती है सरगोदा, जहां पर कि ये माना जाता है कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हम ये नहीं कह रहे हमें जानकारी, पर अमेरिका को हो सकती है क्योंकि अमेरिका की फौजें वहां पर रह चुकी हैं। और जिस ढंग से अचानक न्यूक्लियर थ्रेट की बात भी ट्रंप ने कही, इसका मतलब कुछ ना कुछ उस 9-10 की रात को ऐसा घटित हुआ। और इंटरनेशनल मीडिया में जिस प्रकार की बातें आई हैं कि वहां पर न्यूक्लियर लीक हुआ, और उसका मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। 14 मई को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता से पूछा गया कि अमेरिका का कोई विमान गया है पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन की जांच करने के लिए, वो कह सकते थे ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। समझ रहे हो? इसका मतलब कितना भारी स्टेटमेंट हो जाता। अब आइए, वो 10 की सुबेरे से भारत से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। 1 बजे के आसपास उनके डीजीएमओ कांटेक्ट करने की बात करते हैं। तय होता है कि 3:30 बजे दोनों डीजीएमओ बात करेंगे। 3:35 पे बात होती है। 4 बजे भारत सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करती है और 4:35 पे ट्रंप का वो है ट्वीट। तो साफ समझा जा सकता है कि पाकिस्तान ने करने के बाद बनाया होगा और पाकिस्तान ने हो सकता है संभावित तबाही से बचने के लिए कुछ ऐसा किया हुआ हो। तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सही पकड़े हैं। ट्रंप ने तो बाद में 15 मई को अपने स्टेटमेंट में से साफ साफ मीडिएशन वर्ड विड्रॉ कर लिया। उन्होंने सिर्फ हेल्प कहा। और मैं एक और बात कहता हूं, यदि यह माना जा रहा है जो इंटरनेशनल मीडिया में है कि जो न्यूक्लियर बम रखे होते हैं, एक और दर्शकों की समझ के लिए, न्यूक्लियर बम किसी शॉपिंग मॉल और शोरूम की तरह ऊपर नहीं रखे रहते हैं। जमीन के कई मीटर नीचे बंकर बना के रखे गए होते हैं और उसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट होते हैं, एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट। यदि अंतरराष्ट्रीय मीडिया में जो खबरें उसके अनुसार एंट्री और एग्जिट पॉइंट ब्लॉक हो गए थे, तो यह खतरा हो सकता था कि अंदर कोई न्यूक्लियर लीकेज या डिजास्टर हो सकता था। बात तो सही है। और उस स्थिति में आपको पता सरगोदा भारत की सीमा से कितना दूर है? 177 किलोमीटर, यानी जितना दूर दिल्ली से मथुरा है उससे कम दूर है। तो इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, तो ऐसा नहीं कि कोई रेडिएशन अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आके रुक जाने वाला था। तो क्या हुआ है, यह रक्षा विशेषज्ञों, हमारी सेना और निर्णय लेने वालों के ऊपर विचार करना चाहिए। परंतु एक तो ईमानदारी की बात है, भारत सरकार ने साफ कर दिया कि हमें किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। स्पष्ट आज भी जयशंकर जी ने बोला है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने बयान को मॉडिफाई कर लिया है। परंतु फिर भी वो लोग जिनके बयान पाकिस्तान की मीडिया में सुर्खियां बने हुए हैं, भारत के यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से लेके तमाम पॉलिटिकल लोग, वो इस पे सवाल उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये उनकी नीयत के ऊपर सवाल उठता है। अरे सुधरो रे अभी तो। सुधांशु जी देखिए, यहां पर आकर व्हाट्सएप की चर्चा नहीं करनी चाहिए, ये आप अपने भक्तों और ट्रोल पर छोड़ दीजिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है उसने सीधे तौर पे कहा है कोई रेडिएशन की लीक नहीं थी, तो आप पता नहीं किन लोगों को और यहां पे कोट कर रहे हैं। अब देख तू,
अब देख तू, तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। इनकी पार्टी ने 55-56 साल सरकार चलाई है। अब मैं कहना चाहता हूं, विदेश मंत्रालय को कैसे पता हो सकता है किस समय स्ट्राइक होने वाली है? यह तो सिर्फ डिफेंस मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच में होगा। दूसरी बात, इवन डिफेंस में भी अगर आर्मी की कोई स्ट्राइक कोर या एयरफोर्स का कोई स्क्वाडन काम करने जा रहा तो सूर्य स्क्वाडन के बाहर किसी को नहीं पता होगा, स्ट्राइक कोर के बाहर नहीं पता होगा। तो अगर कोई नेता प्रतिपक्ष यह कहे कि साहब विदेश मंत्री ने जस्ट पहले बता दिया, तो इसका मतलब उन्हें सरकार के काम करने का तरीका ही नहीं पता है और प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब है। विदेश मंत्रालय की समिति में इनके नेता शशि थरूर जी स्वयं अध्यक्ष और कांग्रेस के तमाम नेता थे। मैं खुद उसमें था, उसमें 24 लोग प्रेजेंट थे, मतलब हाईएस्ट उसमें प्रेजेंस थी। विदेश सचिव ने बहुत स्पष्ट बताया कि 1:30 बजे जब हमारी स्ट्राइक खत्म हो गई, उसके बाद विदेश मंत्री ने फोन किया पाकिस्तान को और कहा कि हमने आपके यहां स्ट्राइक की है। अब आज का भारत घुसता भी है, मारता भी है, मारने के बाद बताता भी है। फिर हमने स्पष्ट किया कि हमने आपके किसी नागरिक इंस्टॉलेशन को, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को, किसी स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन को हमने निशाना नहीं बनाया है, हमने सिर्फ आतंकवादी अड्डों को बनाया। अब यह आपके ऊपर है कि आप मामले को बढ़ाना चाहें या ना बढ़ाना चाहें, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। बात तो सही है। दूसरी बात, भाई अगर ट्रंप के बयान पर भरोसा करिए तो पूरा करिए ना। ट्रंप ने कहा कि मैंने न्यूक्लियर डिजास्टर को अवॉइड किया है, तो भैया आधा तो ट्रंप का बयान स्वीकार है कि उन्होंने कहा मैं न्यूक्लियर वाले में आईएईए बीच में, आईएईए की तो कोई टीम ही नहीं गई इस बीच में पाकिस्तान में, तो कहां से कहे? तो मेरा मानना है या तो भारत सरकार के बयान पे यकीन करिए तो पूरा करिए, ट्रंप के बयान पे यकीन करिए तो पूरा करिए। ये दोनों का आधा लेने का प्रयास मत करिए। बेशर्मो शर्म करो, शर्म। तो मुझे लगता है उससे ज्यादा बेहतर रहेगा। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, जो आपने कहा विजय शाह जी ने जो बयान दिया है उसके लिए माफी भी मांगी है, खेद भी व्यक्त किया है। इसके बावजूद जो कोर्ट की कार्रवाई होगी वो होगी, मगर राम गोपाल जी ने जो व्योमिका सिंह जी के लिए कहा उसके लिए तो माफी भी नहीं मांगी। अब ये बताइए, इनके लोगों ने भारत की सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहा, माफी भी नहीं मांगी। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को जाके सिद्धू ने, जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय, जनरल बाजवा को गले लगाया, माफी भी नहीं मांगी। हाफिज को साहब कहा, माफी भी नहीं मांगी। और तो और ये कह रहे हैं उन लोगों से जाके पूछिए। तो मैं कहना चाहता हूं, भारत की संसद पे हुए हमले में जिन लोगों ने, सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान गंवा दी थी, उसके बाद 7 साल अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई, मगर सोनिया जी की आंखों में आंसू नहीं आए। बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू आए। तो मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने कहा कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, माफी भी नहीं मांगी, उनका तो समर्थन करने चले गए। इसलिए उस विषय को छोड़िए। और कौन किसको अपना विदेशी प्रभाव में आता है, तो मैं सिर्फ एक फैक्ट कोट करना चाहता हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कांग्रेस सरकार में, मनमोहन सिंह जी की सरकार में विदेश मंत्री थे नटवर सिंह। विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, वन लाइफ इज नॉट एनफ, और उसमें उन्होंने खुद लिखा है कि मुझे विदेश मंत्री पद से इसलिए हटाया गया क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था। यह मनमोहन सिंह सरकार के विदेश मंत्री नटवर सिंह की कहानी, उनकी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में उनकी जबानी। अब दूसरी बात मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता कि जो विकीलीक्स में लिखा है सच है, मगर आज तक आके कांग्रेस पार्टी ने इसका खंडन नहीं किया है कि हिलरी क्लिंटन ने कहा कि मोन्टेक सिंह अहलूवालिया कैसे मंत्री बनने वाले थे, फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए, ये कहां से आया? बकौल विकीलीक्स जाके अमेरिका के राजदूत से मिलकर राहुल गांधी ये कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद ज्यादा बड़ा खतरा है। बकौल विकीलीक्स 2008 में न्यूक्लियर डील को फाइनल करते समय स्टीवन वाइट जो डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन था, उसको इनका एक नेता जाके कहता हमने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है पूरा सांसदों को सेट करने के लिए, न्यूक्लियर डील पास हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। और पीछे की बातों को तो छोड़ते चले जाइए, उसमें तो फिर बहुत सारा विस्तार में जाएंगे तो कौन किसके साथ रहा है। इसलिए मेरा मानना है इस अवसर पर सबको साथ मिलकर चलना चाहिए और आपसी मतभेद और राजनीतिक मतभेद को इस संवेदनशील समय में दूर रखे तो बेटर है। मगर क्या करें, इनके खड़गे जी बोल देते हैं ऑपरेशन सिंदूर उनके लिए कि छोटी मोटी बात है। देख रहा है बिनो, मुझे लगता है ये इन बातों को दरकिनार करके इस समय एकजुटता प्रदर्शित करने का जो भाव आप लोगों ने ऑल पार्टी मीटिंग में दिखाया था, उस पर ईमानदारी से रहिए तो ज्यादा अच्छा रहे। सब अच्छी बात कही आप। सेना के शौर्य पे भी बात करने वाले लोग वो जिन्होंने 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या के आरोपी यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित किया, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए ये कहने पे कि आज वो सेना के शौर्य की बात कर रहे हैं। जिस समय पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों के सर काट दिए थे, उस समय इनके डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान की आर्मी का नाम लेने में हिचक रहे थे।
सुषमा स्वराज जी ने जब मुद्दा, वो कह रहे हैं कुछ लोग वहां पर आए थे यूनिफॉर्म में, सम पर्संस केम एंड कट द हेड। जब सुषमा स्वराज जी ने इसको मुद्दा बनाया, एनीबडी कैन गो एंड चेक विद द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, तब जाके इनके रक्षा मंत्री ने आखिर में कहा कि हां, जब उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान आर्मी का नाम क्यों नहीं ले रहे, तब जाके उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की बात कही। और शर्म करो, भगवान से डरो। 2008 की बात है, तो फाली होमी मेजर उस समय के वायुसेना अध्यक्ष ने 2016 में लिखा है कि सेना कार्रवाई करने को तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने मौका नहीं दिया। बराक ओबामा ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा हुआ है, द प्रॉमिस लैंड किताब में उन्होंने लिखा हुआ है 2010 में मनमोहन सिंह की वार्ता के आधार पे कि 2008 के बाद भारत की सेना कार्रवाई करना चाहती थी, मगर मनमोहन सिंह को लगा, कांग्रेस को यह लगा कि इससे उपजे वातावरण से भाजपा को राजनीतिक लाभ हो सकता है, इसलिए कार्रवाई न की जाए। और वो मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी के लिए कह रही हैं कि वहां पे ऑपरेशन चल रहा था तब वहां गए। क्या बचकानी बात है, ऑपरेशन चल रहा था तो किसी को अलाउ कैसे किया गया भाई? महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी। इसलिए इस प्रकार की जो बातें कही जाती हैं, वो बातें मुझे लगता है कि सोच समझकर गंभीरता से करनी चाहिए। और रही बात 1971 की वॉर की, तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं, 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने छोड़े, पीओके नहीं सॉल्व कराया, छोड़िए। हमने 54 प्रिजनर ऑफ वॉर अपने वापस नहीं लिए, वो छोड़िए। हमने पंजाब और सिंध का 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जो पाकिस्तान का कब्जा किया था, वो क्यों वापस कर दिया भाई? और मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं कि जिस अमेरिका ने 7th फ्लीट भेज दिया था हम पे अटैक करने के लिए, उस अमेरिका ने मान्यता कैसे दे दी बांग्लादेश को? कुछ तो खेल हुआ होगा ना। और उस समय, जिस समय यूनाइटेड नेशंस में एक नहीं आधा दर्जन प्रस्ताव आए हमारे विरुद्ध, हर बार सोवियत संघ ने वीटो किया। और इतना ही नहीं, 7 दिसंबर 1971 को 100 देशों ने हमारे खिलाफ वोटिंग की, 100 से अधिक देशों ने हमारे खिलाफ वोटिंग की। फिर सोवियत रूस ने वीटो किया, और सोवियत रूस के वीटो का, सोवियत रूस ने जो उस समय साथ दिया था, उसका कर्ज क्या क्या चुकाया है भारत की सरकार में, ये मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 में पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा प्रिवी पर्स खत्म करो, लेट 60s में, यस सर कर दिया। फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी खत्म करो, यस सर कर दिया। बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दो, यस सर कर दिया। पीएसयू, मुझे अपने घर जाना है, बना दो, यानी इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन कर दो, यस सर कर दिया। कमिटेड जुडिशरी की बात कर दो, यस सर कर दिया। फिर उसने कहा अपना नाम बदलो, अपनी वल्दियत बदलो, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने कहा सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, यस सर लीजिए सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक हो गया। और ये बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में और इतिहास में जाएंगे। तो मैं फिर कहना चाहता हूं, 19 नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू ने जॉन एफ कैनेडी को जो लेटर लिखा है, जो 2010 में कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा डिक्लासिफाइड कर दिया गया है, कोई जाके चेक कर ले, ऐसी शर्मसार करने वाली बात लिखी है कि अमेरिका से स्क्वाड्रन मांगी और कहा एयरफोर्स का कंट्रोल आप करिए, वरना चाइना हमारा टोटल कब्जा कर लेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। एयरफोर्स, उन्होंने कहा हमारे पायलट को चलाना नहीं आता। 19 नवंबर 1962, तब 20 नवंबर को आके अमेरिका ने किया था। मैंने फैक्ट के साथ बोला है, सारे सोर्स कोट करके बोले हैं, कोई बात हवा में नहीं बोली है। सुप्रिया जी माने या ना माने, चित्रा जी आपको विश्वास हो ना विश्वास हो, मैं लाखों दर्शक जो देख रहा हूं उनसे कहूंगा जाइए चेक करिए। 2010 में कैनेडी फाउंडेशन के द्वारा डिक्लासिफाइड किए गए लेटर में क्या क्या लिखा है, इसलिए पीछे जाएंगे तो बहुत कुछ है। प्यारी समझ गई। 26/11 इन्होंने कहा 26/11 के सारे आतंकियों को मार दिया गया था, मगर 26/11 को इनकी सरकार का कहना है कि हाफिज सईद ने कराया, वो तो आज तक मारा नहीं गया, उसे तो आतंकवादी घोषित करवाया मोदी जी की सरकार ने। और इस ऑपरेशन सिंदूर में उसके सारे के सारे घर वाले मारे गए, और उसने तब ये कहा, ये रिपोर्ट आई है कि काश मैं भी मर जाता तो ठीक था। और आप तो छोड़िए, आपके नेता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि 26/11 आरएसएस ने करवाया, 26/11 आरएसएस ने करवाया। आप लोग तो ये कर रहे थे। और इतना ही नहीं, आप लोगों ने अजीज बर्नी की किताब 2611 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, ये दिग्विजय सिंह उसका उद्घाटन विमोचन कर रहे थे। इससे ज्यादा मजाक हो सकता है कोई? 162 लोग जो मारे गए और जो एक जिंदा पकड़ लिया गया। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, शायद वो लोग भूल गए हों, सारे आतंकवादियों ने फेक हिंदू आईडी बना रखे थे, सबके हाथों में कलावा था। अगर शहीद तुकाराम ओमले ने अपने सीने पर दर्जनों गोलियां झेलकर अजमल आमिर कसाब को जिंदा न पकड़ा होता, और तो यह किताब इनकी पहले से तैयार थी। अरे सुधरो रे अभी तो।
ऐसा नहीं कि किताब जो थी वो 10-12 दिन में लिख दी जाती है कोई भी किताब। इसका मतलब देश के साथ कितनी बड़ी राजनीति की जा रही थी, हमें इसको समझना चाहिए। और अंत में मैं कहूंगा, देखिए सुप्रिया जी कम से कम आर्थिक विषयों की तो बहुत बेहतर जानकार हैं। एक तरफ कहती कंगला पाकिस्तान, और फिर वो कह रही ट्रंप के उस बयान पे उनको यकीन हो रहा कि ट्रेड की बात कही। अरे भाई, कंगला आदमी को ट्रेड कर सकता है क्या? कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए। अब आइए आईएमएफ के लोन पे मैं बताना चाहता हूं। आईएमएफ के लोन पे भारत के दबाव के चलते हुए 11 एडिशनल शर्तें लगाई गई हैं, जो 24वां बेल आउट पैकेज 75 साल में दुनिया का इकलौता देश है जिसको और उस देश से कह रही है कि वो ट्रेड होगा, और ये यकीन कर रही है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है।